वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। मेरे पास आपको देने के लिए नॉलेज के अलावा कुछ नहीं है। अगर शक्ल देख के चैनल बदलने की इच्छा हो रही है तो कुछ देर रुक जाइए। मैं ये गारंटी देता हूँ कि जब आप वीडियो देखकर उठेंगे तो आपके पास पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। आज हम बात करेंगे एक पुरानी स्टोरीज़ की। हम समय समय पर फाइटिंग वर्ल्ड से जुड़ी पुरानी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के बारे में बात करते हैं। ऐसी ही एक स्टोरी है जो UFC से जुड़ी हुई है और WWE से भी जुड़ी हुई है। इंडिया में WWE बहुत फेमस है, इसीलिए शायद आप इस स्टोरी में इंटरेस्टेड हो। तो ये स्टोरी है उस समय की जब WWE ने साइबरटैच करने की कोशिश की UFC को। इस कहानी की शुरुआत एक्चुअल घटना के थोड़े पहले होती है। वो इसलिए कि पहले डेना वाइट कई बार UFC के जो प्रेसिडेंट थे तब भी और आज भी कई बार इस बारे में बोल चुके थे कि उनके जो आइडियल हैं वो विंस मैकमैन है। वहीं विंस मैकमैन जो तब भी ये WWE के प्रेसिडेंट थे और आज भी हैं, उनकी कोई बुराई नहीं थी डेना वाइट से। पर इस झगड़े की जड़ उस समय स्टार्ट होती है जब UFC का रियलिटी शो था अल्टीमेट फाइटर, वो शुरू हुआ। क्या हुआ कि अल्टीमेट फाइटर जो है WWE के शो के जस्ट बाद में आता था। दोनों के दोनों शो एक ही चैनल में चल रहे थे, कोई इशू नहीं है। पर WWE के शो के जस्ट बाद UFC का शो आता था। पर डेना वाइट और उनके जो मार्केटिंग के हेड हैं उन्होंने क्या किया, WWE के बीच में जो ऐड आते थे ना, वहाँ पे अपने शो का ऐड करना चालू कर दिया कि भाई इसके बाद जैसे जैसे WWE ख़त्म होगा अल्टीमेट फाइटर आएगा, वो देखेगा। जब विंस मैकमैन को ये पता चला तो उसे इस बात से प्रॉब्लम हुई। उसे ये लगा कि उसकी थिंकिंग बिहाइंड डूइंग दिस वुड बी कि भाई अगर कोई किसी के पास ऑप्शन होगा एक्चुअल फाइटिंग देखने का तो वो स्क्रिप्टेड फाइटिंग क्यों देखेगा। मैं WWE को फेक नहीं मानता, स्क्रिप्टेड मानता हूँ, क्योंकि चोटें असली हैं। तो स्क्रिप्टेड फाइटिंग कोई क्यों देखेगा जब उसके पास असली फाइट देखने का चांस होगा। तो इसको लेके WWE को प्रॉब्लम हुई। विंस मैकमैन ने फ़ोन उठाया, फ़ोन घुमाया, डेना वाइट से बोला कि ये जो एडवर्टीज़मेंट है ये बंद कर दो। विंस मैकमैन की बात डेना वाइट ने सुनी बट इग्नोर कर दी। अगले दिन अगले शो में देखा उन्होंने फिर से सेम चीज़ हो रही थी। तब क्या हुआ, विंस मैकमैन से दुश्मनी लेके क्या फ़र्क पड़ता है ये तो आप उन लोगों से पूछिए जो अच्छी खासी टेरिटरी चलाते थे रेसलिंग की। प्रो रेसलिंग की पहले 20 से ऊपर टेरिटरी थी अमेरिका में। जब विंस मैकमैन ने उनको हटाना चालू किया तो एंड में दो ही बची, WCW और WWF, और बाद में WCW को भी विंस मैकमैन ने खरीद लिया। ये बात अलग है कि अभी आपका AEW नया आया है, उसके अलावा TNA भी अभी जिंदा है, रिंग ऑफ ऑनर भी है, बट ये उनके मुकाबले कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बताने का मतलब यह है कि विंस मैकमैन से दुश्मनी हर किसी को भारी ही पड़ती है। तो भाई विंस मैकमैन ने रिक्वेस्ट की, डेना वाइट ने इग्नोर कर दी। अब विंस मैकमैन अपनी औकात पे आ गया। ठीक है, औकात में आना कोई बुरी बात नहीं है। आपने रिक्वेस्ट की, किसी ने नहीं माना, ना यू विल हैव थिंग्स योर वे सम अदर वे। ओके, तो विंस मैकमैन साहब ने माइक गोल्डबर्ग से संपर्क किया। उसे बोला कि मैं तुमको $100,000 देता हूँ, तुम कल के शो में मत जाना UFC के। माइक गोल्डबर्ग ने यह मना कर दिया, पर उसने डेना वाइट को आके बात बता दी। डेना वाइट को समझ में आ गया कि यह आदमी सिर्फ एक शो को सैबोटाइज करने के लिए $100,000 स्पेंड कर सकता है। डेना वाइट की, जैसे कहते हैं ना इंडियन स्टाइल में, लिटरली फट गई। पर बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। उस समय एक बहुत बड़ा पेपर व्यू आने वाला था जिसमें चेल सोनेन था। चेल सोनेन हो सकता है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर ना हो, बट मेरा फेवरेट फाइटर है। अब फाइटर था कह सकते हैं क्योंकि रिटायर हो गया। तो चेल सोनेन को उस पेपर व्यू में ना जाने के लिए विंस मैकमैन ने $5 मिलियन का ऑफर दिया। 100,000 से सीधे $5 मिलियन का। चेल सोनेन भले ही प्रिटेंड करेगा कि ही इज़ अ फकिंग एसोल, बट ही वॉज लॉयल टू डेना वाइट। तो चेल सोनेन ने मना कर दिया। जब ये सारी बातें डेना वाइट को पता चली ना, तो डेना वाइट को समझ में आ गया कि भाई विंस मैकमैन से टक्कर लेने का कोई मतलब नहीं है।
तो उसने अपने शो के एडवर्टीज़मेंट जो है ना वहाँ पे बंद कर दिए। पर कहानी वैसे तो यहाँ ख़त्म हो गई और आपको जो भी समझना था आपने समझ लिया। हाँ भाई, सब मैं भूल गया बताना आपको, सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक कर दीजिए, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, वैसे तो कहानी यहाँ पे एंड हो गई, बट ये दो दोनों जो आदमी है ना, माइक गोल्डबर्ग और चेल सनन, इन्होंने अपनी लॉयल्टी दिखाई यूएफसी के प्रति। उसके बदले में उन्हें क्या मिला तो मैं बता देता हूँ। चेल सनन जब बैन से वापस आए ना, ही हैज़ टू गो टू बेलाटोर, यूएफसी ने नहीं लिया उनको। दिस इज़ हाउ यूएफसी रिवॉर्डेड हिज लॉयल्टी। माइक गोल्डबर्ग के साथ तो इससे भी ज़्यादा बदतमीजी हुई। जब यूएफसी कुछ भी नहीं था ना, तब माइक गोल्डबर्ग उनके लिए काम करता था। जब यूएफसी बहुत कुछ हो गया ना, तो उनने माइक गोल्डबर्ग को निकालने से पहले इतनी भी इज्जत नहीं रही कि डेना वाइट कॉल करके उनको बता देते। वैसे माइक आजकल बेलाटोर में काम करते हैं अगर मैं गलत नहीं है तो। पर दिस इज हाउ यूएफसी रिवॉर्डेड देयर लॉयल्टी, ठीक है। इन द एंड डायना वाइट गॉट द मैसेज एंड ही यू नो डिड इट व्हाट विंस मैकमैन वांटेड। पर आज दोनों कंपनियां लगभग लगभग बराबर स्केल की हैं। यूएफसी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है तो उसका वैल्यूएशन $4 बिलियन के आसपास है, और अभी जो लास्ट सेल हुई थी यूएफसी की वो भी $4.2 बिलियन के आसपास थी। तो दोनों कंपनियां लगभग लगभग बराबर वैल्यूएशन की हैं। तब डेना वाइट इसके मुकाबले कुछ भी नहीं था, आज लगभग बराबर में है। तो देखते हैं अगर कुछ होता है भविष्य में इन दोनों के बीच में। जाने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली बार, तब तक अपना ध्यान रखिए।